नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 47 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उसी टाइप के प्रश्नों को दिया गया है जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि नाइट को 526 लिखा जाता है तो मॉर्निंग को क्या लिखा जाएगा। अब देखो दोस्तों, जो नाइट है हमारे पास, नाइट को उन्होंने 526 के आधार पर लिखा है, ये हमें सोचना है। तो नाइट में आप देख सकते हैं दोस्तों 5 लेटर है। 5 का यदि हम क्यू कर दें दोस्तों तो कितना होगा, 125 होगा। 125 को जब दोस्तों हम क्रॉसिंग में यानी संख्याओं को पलट दें, 5 आगे ले आए, 2 पीछे ले जाएं और 1 को सारे पीछे ले जाएं। अब इसमें हम कितने ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 126 हो जाएगा। कितना, सॉरी 526 हो जाएगा। कितना हो गया, 526। अब ये हमारा क्या लग गया, लॉजिक बन गया। लॉजिक, यही लॉजिक सेम हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो 7 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 343 होता है। ठीक, कितना होता है, 343। 343 को यदि हम क्रॉसिंग में या फिर उन्हें संख्याओं को पलटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 343 ही आ जाएगा। अब इसमें हम कितने 7 ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 350, जो कि दोस्तों ऑप्शन सी में देकर रखा है। अब दोस्तों आपका क्या डाउट होगा वो मैं आप समझ गया हूँ, ठीक है ना। क्या डाउट है आपका, कि आप कहोगे सर हमने यहाँ पर 5 ऐड की है, यहाँ पर 7 ऐड की है, इस प्रकार से तो ये लॉजिक गलत हुआ। लॉजिक का मतलब ये होता है कि सेम अप्लाई हो दोनों में, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ। यहाँ पर हमने जो लॉजिक सेम लगाया है, क्योंकि दोस्तों ये 5 हमने मन से ऐड नहीं किए, ना ही तो ये 7 हमने मन से ऐड किए हैं। क्योंकि दोस्तों नाइट में 5 लेटर थे इसलिए हमने यहाँ पर 5 ऐड किए हैं, और मॉर्निंग में आप देख सकते हैं दोस्तों 7 लेटर हैं, इसलिए हमने कितने 7 लेटर यहाँ पर ऐड किए हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को साथ ही साथ वो भी बताता जाऊँगा कि रीजनिंग पेपर में आपको किस टॉपिक से 35 साल क्वेश्चन बनता है, वो टॉपिक का मैं आप नाम भी बताता जाऊंगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बनता है आपका सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग, इससे आपको 35 साल एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसे जो फर्स्ट है ये 35 साल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास 3 शब्दों को दिया गया है, टैक्सी, बस, यात्री। हमें इनमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है कि ये आखिरकार एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो देखो दोस्तों, रिलेशन बताने के लिए, संबंध बताने के लिए मैं आपको पहले डायरेक्ट बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन किस से या कैसे किए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, जो टैक्सी है और बस है, ये क्या है, दोनों ही अलग अलग हैं। कैसे हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। लेकिन दोस्तों जो यात्री हैं, यात्री टैक्सी में यात्रा करते हैं और बस में भी यात्रा करते हैं, यानी कि दोनों में ही यात्रा करते हैं। तो यानी कुछ टैक्सी हो जाएगा और कुछ क्या हो जाएगा, बस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं दोस्तों कि डायरेक्ट, तो ये मैंने बता दिया। अब इन्हें देखते हैं कि किया कैसे जाता है। तो दोस्तों जब भी आपको वेन आरेख बनाने के लिए आए तो सबसे पहले आप 2 शब्दों को ले लिया करें और उनमें संबंध देखा करें, यानी तुलना किया करें। अब टैक्सी और बस, देखो दोस्तों तीनों ही सड़क पर, दोनों ही सड़क पर चलती हैं, लेकिन दोस्तों टैक्सी अगल होती है और क्या होती है, बस अगल होती है, ठीक है ना। तो ये अगल अगल डायग्राम बन जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, यात्री बता। यात्री का संबंध आपको टैक्सी से भी देखना होता है और बस से भी देखना होता है, यानी कि हमें इन दोनों से ही देखना होता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो टैक्सी से यात्रा करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बसों से यात्रा करते हैं। तो यानी कि दोस्तों इसका जो डायग्राम बन जाएगा वो बीच में बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वेन आरेख यानी वेन डायग्राम के क्वेश्चन से लिया जाता है टॉपिक से। तो इसका भी आपको 35 साल एक क्वेश्चन आता है। कितना आता है, एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे कि दोस्तों कपास का संबंध आपको कपड़ों से है, तो चित्रकला का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो दोस्तों पहला पद हमें इसलिए दिया जाता है कि ये उदाहरण के तौर पर सेम इसका लॉजिक हमें सेम इसमें अप्लाई करना होता है। किसमें, इस वाले में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो कपास होता है, कपास से क्या बनती है, कपड़े बनते हैं। सभी जानते हैं कि जो कपास का फूल होता है या कपास होता है, कपास से क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो चित्रकला है, तो चित्रकला किससे होती है दोस्तों, रंग से होती है। क्या होती है, रंग से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक होता है आपका सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी। एनालॉजी से दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं, 2 क्वेश्चन, ध्यान रखें। 35 साल 2 क्वेश्चन आते हैं। ये आपकी वर्ड एनालॉजी है, दूसरी नंबर एनालॉजी होती है, तीसरी लेटर एनालॉजी होती है और चौथी मिक्सड एनालॉजी होती है।
4 प्रकार की एनालॉजी होती है। इस टॉपिक के अंदर भी कई टॉपिक होते हैं, तो आप ध्यान रखें। इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि ए बी की माँ है परंतु बी पुत्री नहीं है, तो बताओ बी ए से किस प्रकार से संबंधित है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी दे दूं, कहीं का भी क्वेश्चन आए ब्लड रिलेशन से आप उन्हें डायरेक्टली कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमें एरो की सहायता से करने होते हैं। जैसे कि एक ये एरो होता है, एक ये वाला एरो होता है और एक डाउन वाला एरो होता है। इन 3 एरो के माध्यम से हमें क्या ब्लड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करना होता है। तो देखो दोस्तों, जो आपका ये वाला है ना, ये वाला एरो, ये कौन होते हैं? स्वयं आप होते हैं। कौन होते हैं? स्वयं, जैसे कि आप हैं। तो इस वाले एरो का इस्तेमाल तब करना है दोस्तों जब आपकी पीढ़ी या फिर आपके बराबर के लोग हों। जैसे कि दोस्तों आपकी बहन होगी, भाई होगी, भाई बहन, या फिर आपकी चाची का लड़का होगा, ठीक है ना, जिसे हम चचेरा भाई बोलते हैं, चचेरी बहन बोलते हैं, या फिर आपकी बीवी भी हो सकती है। फिलहाल कि जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी बीवी नहीं होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमारी पीढ़ी की जो होती है वो वाइफ भी आती है, पत्नी भी होती है, ठीक है ना। तो इस एरो का इस्तेमाल किस में? जब आपके बराबर के लेवल के या फिर आपकी पीढ़ी के कौन हो व्यक्ति हो, तब आप इस एरो का इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों आपसे ऊपर की पीढ़ी कौन होती है? जैसे कि माँ हुई, पापा हुए, ठीक है ना, माता पिता, ठीक है ना, चाचा चाची, मामा मौसी, ये कौन होती है? आपकी ऊपर की पीढ़ी होती है। तब हमें हमेशा इस वाले एरो का इस्तेमाल करना है। जब आपसे नीचे वाले का पूछा जाए, जैसे आप हैं तो आपका बेटा होगा यहाँ पर, ठीक है ना, बेटी होगी या भतीजा होगा, भतीजी होगी। और इससे भी नीचे होती है पोता पोती। कौन होती है? पोता पोती। और इससे ऊपर होती है दोस्तों किसकी? जैसे कि हमारी दादी हुई, दादा हुए, नाना हुई, नानी हुई, ठीक है ना। तो ये होती हैं आपसे ऊपर वाली। तो हमेशा दोस्तों याद रखें, जब आपसे ऊपर की पीढ़ी के बारे में पूछा जाए तो आपको इस एरो का इस्तेमाल करना है, और जब आपसे नीचे की पीढ़ी का पूछा जाए तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन जब दोस्तों आपकी पीढ़ी का पूछा जाए तो हमेशा इस वाले का एरो का इस्तेमाल करना है। तो ये इसकी बेसिक सी जानकारी थी। अब आपके पास कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या पूछा कि ए बी की माँ है। तो देखो दोस्तों, ए क्या है? बी की माँ है, यानी कि ए माँ है किसकी? बी की। तो दोस्तों जो बी रहेगा वो कहाँ रहेगा? हमारा यहाँ पर। मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो अब आपको ऐसा एरो इस्तेमाल करना है। मैं आपको तीनों एरो बनाकर बता देता हूँ। ये क्या है? तीनों के तीनों एरो हैं। अब बताइए दोस्तों, जो बी कौन है? आप हैं, ठीक है ना। तो माँ आपकी बराबर की पीढ़ी की हुई, या आपकी नीचे की पीढ़ी की हुई, या फिर आपसे ऊपर वाली पीढ़ी हुई? बताइए। तो आप कहोगे सर ऊपर वाली पीढ़ी हुई, तो यानी कि ये ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला? परंतु बी पुत्री नहीं है। अब देखो दोस्तों, उसने क्या कह दिया है कि बी पुत्री नहीं है। बी मतलब पुत्री नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों? बेटी होगी। क्या होगी? बेटी, यानी पुत्र होगा। क्या होगा? पुत्र, ठीक है ना। कौन होगा? पुत्र। जरूरी थोड़ी है दोस्तों केवल माँ बेटी की होती है, बेटा की भी तो होती है। माँ बेटा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके लिए माता पिता कौन होते हैं? एक ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार दोस्तों उसने क्लियर ही कहा है कि बी पुत्री नहीं है, तो इसका मतलब वो कौन होगा? बेटा होगा, यानी पुत्र होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है सभी बकरी गाय हैं, कुछ भैंसे गाय हैं। निष्कर्ष में क्या है? सभी भैंसे गाय हैं, कुछ बकरी गाय हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन है, ये प्रश्न है यहाँ तक, और उसी में दोस्तों आपको आंसर भी दिया हुआ है। और हमें क्या बताना है कि कौन सा उसने आंसर गलत किया है और कौन सा सही किया है, ठीक है ना। हमें पहचान करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो भी आप समझ लीजिए। तो दोस्तों जो कथन देकर रखा है ना, इसकी सहायता से हमें इन क्वेश्चन को करना होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है पहली स्थिति में कि सभी बकरी गाय हैं। क्या है? सभी बकरी गाय हैं। तो यानी दोस्तों ये बड़ा वाला जो डायग्राम है ये किसका है? गाय का है। किसका है? गाय का। हमें यहाँ पर लिख देते हैं गाय, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों ये जो ब्लैक वाला है ये किसका है? बकरी का, ठीक है ना। किसका है? बकरी का। यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप समझ आइए किसका है? बकरी का, ठीक है ना। तो हमारी पहली स्थिति हो गई। इसमें क्या फिर क्या बोला है कि कुछ भैंसे गाय हैं, यानी कि दोस्तों इसका डायग्राम यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर देखो कुछ भैंसे और कुछ क्या है? गाय हैं। क्या है? कुछ भैंसे और कुछ गाय हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब दोस्तों जो उसने आंसर दिए हैं इन्हें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या बोला कि सभी भैंसें गाय हैं, तो गलत। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ही भैंसें गाय हैं, यानी कि कुछ भैंसें और कुछ गाय हैं, सभी की सभी क्या भैंसें गाय नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, गलत होगी पहली। दूसरी क्या बोला, कुछ बकरी गाय हैं, तो ये भी गलत। सभी की सभी बकरियां दोस्तों गाय हैं, क्या है, सभी की सभी बकरियां कौन है, गाय हैं, यानी कि दोनों ही स्थितियां क्या है, गलत है। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट और कैलकुलेशन में से, तो दोस्तों इसके भी आपको एक ना एक 35 साल क्वेश्चन आता है। इस सिलेबस जो आपका ये वाला होता है ना दोस्तों टॉपिक, इससे 35 साल आपका एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन दोस्तों एक से ज़्यादा भी बनता। अभी जो एसएससी एमटीएस वालों का पेपर हुआ ना 2024 में, उसमें दोस्तों 30 शिफ्ट में 2 इस कथन वाले के क्वेश्चन आए थे। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपकी जो रीजनिंग में है 38 टॉपिक में से दोस्तों मात्र 16 टॉपिक आपके क्या है एग्जाम में आते हैं, बाकी के क्या हैं दोस्तों बदलते रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को 12 ऐसे टॉपिक हैं जो दोस्तों कभी नहीं बदलते, तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कौन से टॉपिक आपको अधिकतम पढ़ने हैं जो कि आपकी परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं 35 साल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि घड़ी में 12 बजे का कोण क्या होता है, ठीक है ना, 12 बजे का कोण क्या होता है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है दोस्तों हमें समझ में कि दरअसल यहाँ पर जो 12 बजे का कोण है, देखो जैसे कि ये हमने घड़ी बना ली, ठीक है ना, ये घड़ी बना ली, यहाँ पर 12 है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम बना लेते, ये क्या घड़ी है। तो यहाँ पर जो ब्लैक वाला है ये क्या, घंटे वाला कांटा है, ठीक है ना। इसी के ऊपर क्या है दोस्तों, मिनट वाला भी कांटा है, इसी के बाद सेकंड वाला है। तो दोस्तों 12 बजे जो कोण बनता है दोस्तों वो हमेशा याद रखें 0 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री। कभी भी दोस्तों 360 डिग्री का कोण नहीं बनता। हाँ, हालांकि घड़ी जो सुइयां हैं वो 360 डिग्री घूमती हैं, लेकिन घूमने के बारे में बात की जाए तो 360 का होगा। लेकिन दोस्तों जो 12 बजे का कोण बनता है वो 0 डिग्री का बनता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो घड़ी वाला जो है इससे आपको कभी कभार पूछा जाता है, हर समय इसका या फिर हर साल इसके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दोस्तों तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम क्या होता है वो भी आप समझिए। तर्कपूर्ण का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी शब्द में क्या हो, तर्क हो और उसका लॉजिक हमें समझ में आ जाए और उसका अर्थ क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। अब उदाहरण के लिए मान सकते हैं आपने संस्कृत देखी होगी या पढ़ी होगी, उसमें श्लोक होते हैं मात्र छोटी छोटी 2 लाइनों के, लेकिन जब हम अर्थ देखते हैं दोस्तों तो एक पैराग्राफ सा भर जाता है। क्या भर जाता है, एक पैराग्राफ सा भर जाता है। तो दोस्तों इसी को अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण क्रम कहते हैं। अब दोस्तों जो हमें शब्द दिए गए हैं 5, इन्हें कैसे जमाना है वो देखिए। तो सबसे पहले इसका एक उदाहरण ले लीजिए दोस्तों, जैसे आपने डिक्शनरी देखी होगी तो ए से जेड की ओर जमी होती है। इसी प्रकार दोस्तों आपने कभी मेडिकल की दुकान पर गए होंगे तो जो दवाइयाँ रखी होती हैं वो भी अल्फ़ाबेट के क्रम में जमी होती हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हमें ये भी जमाना है कि दरअसल सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा फिर इसके बाद कौन आएगा। तो यहाँ पर देखो मेडल, सफलता, परिणाम, विद्यालय और परीक्षा, ये सभी के सभी एजुकेशन से रिलेटेड शब्द हैं। तो दोस्तों आपको एजुकेशन से रिलेटेड शब्द हैं तो हमें सोचना है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें कौन कौन सी स्थितियाँ या कौन सी कब करनी होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो आएगा वो आएगा विद्यालय, क्योंकि दोस्तों जो सभी के सभी चीज़ें हैं वो किसके अंदर आएंगी, विद्यालय की। तो जो कि चौथे नंबर पर है तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद विद्यालय में दोस्तों फिर आएगी आपकी क्या, परीक्षा, क्योंकि विद्यालय में जब पढ़ेंगे तो परीक्षा देंगे, ठीक है ना। तो जो कि 5वें नंबर पे परीक्षा देने के बाद दोस्तों उसका क्या आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। रिजल्ट देने के बाद दोस्तों हमें क्या मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी दोस्तों, जो डंका बज जाएगा यानी मेडल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन डी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है शब्दों का तार्किक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इससे भी आपको एक क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, एक क्वेश्चन 35 साल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक नंबर टेबल दिखाई दे रही हो, इसमें नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमें करना कैसे होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार देखते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हमें सबसे बड़ी संख्या देख लेनी होती है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी इस साइड है, तब हमें जो लॉजिक लगाना है वो आपको लेफ्ट से राइट की ओर लगाना है। जैसे कि 23 और 11 में हम क्या कर देंगे, वो 21 हो जाए। तो दोस्तों 23 में से यदि हम
क्या 23 में से यदि हम 11 घटाएंगे दोस्तों तो कितने बचेंगे 12। 12 को जब हम पलट देंगे यानी क्रॉसिंग मेथड का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के बाद 25 में से जब हम 12 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेंगे 13 बचेंगे। 13 में जब हम क्रॉसिंग मेथड यानी संख्याओं को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 31। इसी प्रकार 26 में से 13 घटाएंगे तो हमारे पास 13 ही बचेंगे। 13 को जब पलटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है अभिव्यंजक संख्या सारणी यानी मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल में से इसका एक क्वेश्चन बनता है, किसका, नंबर टेबल वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें, जैसे कि दोस्तों शेर, मनुष्य, प्राणी और प्लास्टिक। अब दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले इसकी बेसिक जानकारी दे दूं कि ये असंगत आखिर है क्या। तो असंगत का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास 4 शब्दों को दिया गया है, 4 विकल्पों को दिया गया है, जिसमें से 3 विकल्प आपके एक से होंगे और एक क्या होगा, अगल होगा। हमें अगल वाले पर ही टिक लगाना होता है। उदाहरण आपके सामने ही है, जैसे शेर, मनुष्य और प्राणी और प्लास्टिक। आप देख सकते हैं दोस्तों शेर, मनुष्य और प्राणी ये तीनों दोस्तों एक ही हैं, क्योंकि दोस्तों ये जीव हैं, जीव जिनमें जान है, लेकिन दोस्तों प्लास्टिक में कोई जान नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये जो आता है शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, इससे भी आपको एक ना एक क्वेश्चन बनता है। अब देखो दोस्तों ये 2 टाइप के आते हैं, आपको इस टाइप से भी मैंने आप दे दिया है कि निम्नलिखित विषम, यहाँ पर देखो असंगत भी पूछेगा, विषम भी पूछेगा, या फिर मेल जोल नहीं है, या फिर अगल अगल 3-4 शब्दों का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तब आपको क्या भ्रम में नहीं पड़ना है कि ये कौन सा टॉपिक था या फिर कौन से क्वेश्चन है। तो मैंने चारों शब्द आप लोगों को बता दिए, विषम, असंगत, मेलजोल या फिर अगल अगल, ठीक है ना। तो ये 4 शब्दों के नाम से आएगा और ये क्वेश्चन दोस्तों SSC GD 2019 में पूछा जा चुका है। तो हमारे पास किस में आया, नंबर में 25, 125, 64, 27 और 343। तो आप देख सकते हैं दोस्तों तीनों के तीनों यानी सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, क्यू के रूप में है, क्यू के रूप में। यहाँ पर देख सकते हैं 5 का क्यू, ठीक है ना। ये किसका है, 4 का क्यू, किसका है 4 का क्यू, ठीक है ना। ये किसका है 3 का क्यू और ये किसका है 7 का क्यू, ठीक है ना। तो आप देखो इसमें से दोस्तों कौन सा अगल होगा, तो आपका होगा सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों 3, 4 और 5 तो ये लगातार क्यों हैं, लेकिन दोस्तों जो 7 है इसमें गैप हो चुका है। कितनी संख्या का, 6वीं संख्या का, यानी 6ठी संख्या होती तब ये 1 से चारों के चारों हो जाते, लेकिन ये क्या है, अगल है, यानी एक संख्या क्या है, अगल है, कहीं से अंत से आ गई है, ठीक है ना, लगातार नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है। मैंने इसलिए ये दिया है क्योंकि ये 3-4 टाइप से आता है, आपको लेटर में भी आएगा, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि क्वेश्चन है सीरीज वाले यानी श्रेणी वाला, कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए जब सीरीज वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको सबसे पहले एक ही बात बताई थी कि उनमें क्या देखा करें, अंतर देखा करें, क्योंकि अंतर देखने पर उस क्वेश्चन का हल निकल आता है। जैसे कि दोस्तों 53 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 35 बचेंगे, ठीक है ना। और दोस्तों अब क्या 53 में से 19 घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 34 बचेंगे। अब देखो दोस्तों कुछ बच्चे इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि सर ये प्लस में आता है, ये कुछ माइनस में आ रहा है, कुछ प्लस में आ रहा है, कुछ माइनस में आ रहा है। ऐसा नहीं है। कुछ सवालों को दोस्तों हमें क्या बिना ही प्लस माइनस के देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो हो सकता है ये दोस्तों माइनस में हो, लेकिन दोस्तों ये भी माइनस में हो, लेकिन हमें प्लस माइनस नहीं देखना है इसमें, ठीक है ना। तो दोस्तों इनमें से भी घटाएंगे तो 35 का अंतर है, फिर इन दोनों में भी कितना है, 34 का अंतर है। तो अगला क्या होगा दोस्तों, 35 का अंतर। अब 20, अब जो हमारा दोस्तों 20 किस में से घटाएं कि वो 35 बचे, तो आपका हो गया सर 55 में से घटाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 35 बचेंगे, ठीक है ना। फिर दोस्तों 55 में से यदि हम 21 घटाएंगे तो फिर 34 बच जाएंगे। तो यानी दोस्तों 35, 34, 35, 34 हो रहा, तो हमने निकाल लिया कि इसका राइट आंसर क्या आ रहा, 55। और दोस्तों दूसरी ट्रिक मैंने आप लोगों को ये भी बताई थी कि जब सीरीज कोई भी सीरीज हो वो बढ़ रही हो और घट रही हो, क्या हो रही हो, बढ़ रही हो घट रही हो, तो उसका एक पद देखना होता है, यानी एक पद छोड़ दीजिए फिर दूसरा पद देखिए। जैसे 18 के बाद हमने एक बीच का छोड़ा, क्या हो गया 19 के बाद दोस्तों एक पद छोड़ा, कितना हो गया 20, कितना हो गया 20 के बाद 21 हो गया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कौन सा रह गया, 53 के बाद आप देख सकते हैं 54 आ गया, 54 के बाद यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ गया, 55 आ गया, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों सीरीज यानी श्रेणी वाले से आता है। तो ध्यान रखें दोस्तों इस चीज़ का कि आपको ये वाला जो टॉपिक है दोस्तों प्रत्येक साल नहीं पूछा जाता है, कभी कभार इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो दोस्तों अगला जो रहेगा आपका क्वेश्चन
के नीचे दो घनों को दर्शाया गया है, इनमें से अक्षर एस के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है डाइस यानी पासा, इससे भी दोस्तों कभी कभार क्वेश्चन बनते हैं, हर समय नहीं बनते या हर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जब भी आपको एग्जाम में दो पासे दिए ना, तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए कि उनमें कॉमन संख्या देखनी है। क्या देखनी है? कॉमन संख्या। तो ये आप कहोगे सर कॉमन संख्या ए है, दोनों में ही ए। अब इसके बाद दोस्तों हमें घड़ी की दिशा में चलना होता है। घड़ी कैसे चलती है? इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ए के बाद टी आएगा, टी के बाद एस आएगा, तो ए टी और एस, ठीक है ना। इसमें भी इसी प्रकार से चल रहा है, ए डी और ई, तो ए डी और ई, कितना ई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों टी की जगह पर क्या है, टी के विपरीत क्या है, डी है, एस के विपरीत ई है, और दोस्तों ए के विपरीत कभी ए नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी दूसरी संख्या हो वो इसके विपरीत होती है, ठीक है ना, समझ गए। तो जो हमसे पूछा किसके विपरीत है, एस के विपरीत क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ई है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों कि यदि 1 मई को रविवार हो तो 1 जून को क्या होगा। अब देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले आपको दिनों की संख्या पता होनी चाहिए। अब दिनों की संख्या दोस्तों जो मई का महीना होता है वो होता है 31 दिन का, तो सबसे पहले हमने 31 लिख दिया। उसके बाद जो डेट देकर रखी होती है दोस्तों उस डेट में से घटा देते हैं, ठीक है ना। फिर दोस्तों जिस डेट का हमें दिन निकालना होता है उसे हम प्लस में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल हम करेंगे दोस्तों माइनस करके, तो कितना आ जाएगा 31 में दोस्तों 7 से हम भाग देते हैं। 7 से भाग हम इसलिए देते हैं दोस्तों क्योंकि हमारे जो दिन होते हैं वो 7 ही होते हैं। तो दिन देंगे दोस्तों 7 चौके 28, कितने बचे हमारे पास 3। तो दोस्तों जो हमें शेष मिलता है ना, शेष बचता है, हमें केवल उसी को देखना होता है। तो अब देखो दोस्तों 1 मई को क्या है, रविवार, तो 3 कदम आगे चलेंगे। रविवार के बाद सोमवार आएगा, सोमवार के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद क्या आएगा, बुध आएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखें इस चीज़ का, हम आगे तभी बढ़ेंगे दोस्तों जब हमें आगे की डेट का पूछा जाए। लेकिन दोस्तों समझ लीजिए यहाँ पर दोस्तों 1 मई दिया है लेकिन यहाँ पर मार्च का पूछा, तब आपको क्या है कि घटते क्रम में देखना होता है। जैसे रविवार के पीछे क्या आएगा, शनिवार आएगा, फिर शुक्रवार आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से देखना होता है। यदि आगे का पूछे तो आगे को जोड़ना है और पीछे का पूछे तो हमें पीछे घटाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों यदि 15 फरवरी को रविवार हो तो 30 मार्च को क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा डी आई। तो मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक बता दूं माध्यम से ही दोस्तों, कभी भी आपको जब फरवरी का महीना लगना हो ना दोस्तों, अगले महीने में जाना हो, ठीक है ना, और उसका बिना सन दिया जाए, या यदि यहाँ पर 2010 देकर रखता, कितना 2010, तब हम इसका क्वेश्चन दोस्तों इसकी सहायता से कर सकते, बिल्कुल इस जैसा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर निश्चित नहीं किया है, उसने सन नहीं दिया है, क्योंकि दोस्तों जो फरवरी का महीना होता है ना वो 2829 दिन का होता है। कितने का होता है? 2829 का। लेकिन उसने सन नहीं दिया है तो हम कन्फ्यूज हैं कि दरअसल फरवरी का महीना 28 का है या फिर 29 का है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आई, यानी डिफॉल्ट इसके दिनों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इससे भी 35 साल क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ए बी बी सी सी डी ई एफ और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, देखो ए बी बी सी सी डी और डी ई और ई एफ, ठीक है ना। तो एफ के बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा एफ और जी, ठीक है ना। क्या आएगा, एफ और जी। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक डिजिटल घड़ी में 8:20 हो रही हूँ तो जल में प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब क्यों? क्योंकि दोस्तों डिजिटल घड़ी में कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो इस दिन का ध्यान रखें। क्योंकि कुछ बच्चे बिना पढ़े बिना सोचे समझे उसका टिक लगाए आते हैं, और कुछ ही क्योंकि दोस्तों यदि हम 11:60 में से 8:20 घटाएंगे तो 3:40, कुछ बच्चे इसे टिक लगा आएंगे। लेकिन दोस्तों ये गलती नहीं करना, क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि डिजिटल घड़ी में कभी भी दोस्तों प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो ये जो क्वेश्चन आता है दर्पण और क्या है, दर्पण और जल प्रतिबिंब में से। लेकिन दोस्तों आपको प्रत्येक साल दर्पण प्रतिबिंब से एक ना एक क्वेश्चन बनता है, शायद इमेज के माध्यम से आए या फिर लेटर के माध्यम से आए, लेकिन आपका इससे भी आपका एक ना एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो धनों को दर्शाया गया है, इनमें से संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर है, कमेंट करके मुझे बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताए हैं सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हमारा काम क्या है, केवल दोस्तों आप लोगों को उस चीज़ से अवगत कराना कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से लिए जाएंगे। तो दोस्तों मैंने सभी के सभी आपको टॉपिक भी बता दिए हैं कि किस टॉपिक से दोस्तों 35 साल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम जो अगला सेट लेकर आएंगे वो होगा 38वां, कितना 48, ठीक है ना। तो दोस्तों तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।